Hello dear students, the ghost of the reduced syllabus है ना, reduced syllabus का भूत दैत्य प्रत जो भी आप कहें उसको, हाँ बहुत कंफ्यूजन की स्टेट है और इस कंफ्यूजन की स्टेट को दूर करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। मैं एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ आपको। सचिन तेंदुलकर साहब का सब लोगों ने आपने नाम सुना है, तो जब भी कोई उनके गेम पे कोई नेगेटिव कमेंट करता था कमेंटेटर, तो वो कहीं किसी से, जिसे कहते हैं ना, वाद विवाद में नहीं पड़ते थे। उन्होंने हर नेगेटिव कमेंट का जवाब अपने बल्ले से दिया। तो अब जितने भी ये कंफ्यूजन्स हैं आपके सामने, इन सब का जवाब देने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि उन्हें प्रूव कर दिया जाए दैट हियर इट इज रॉन्ग एंड इट इज टेक्निकली और लॉजिकली रॉन्ग, यू जस्ट सी इट। इसे देखिए, ये तरीका है कि ये देखिए आप टेक्निकली रॉन्ग है या लॉजिकली रॉन्ग है। तो सीधी सी बात है कि कहीं से कोई क्वेश्चन उठाइए और प्रूव कीजिए कि वो जितने भी कंफ्यूजन्स हैं उनसे आपको दूर रहना है। दिस इज द रियलिटी। तो क्या कम कर दिया गया सिलेबस में से, कभी 30%, कभी नीट के बारे में बात और कभी जेई के, और लोग जबरदस्ती में हैं, लगे हुए हैं उसके पीछे। मैंने आपको फिर कहा है कि वो जितने भी सिलेबस में से चीजें हटाई गई हैं वो दो तरह की हैं, ठीक है ना। वो बोर्ड सिलेबस की बात कर रहे हैं अभी हम, लेकिन जब भी आप उस बोर्ड सिलेबस को लेके उसका इम्पैक्ट देखना चाहेंगे कहाँ पे, दैट इज ऑन टू द जेई एंड नीट, तो आपको महसूस होगा कि कुछ नहीं हटाया गया यार, पढ़ना ही पड़ेगा हमें, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। जिसे छोड़ना है वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिर भी आपको ये पता करना पड़ेगा कि मुझे किसे छोड़ना है और किसे तो पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। सिलेबस को लेके अब क्लैरिटी पे आई यार। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। 12th सीबीएसई में जब आप रिड्यूस सिलेबस की बात करेंगे, सीबीएसई में आपने रिड्यूस सिलेबस की बात की, तो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस हटा दिया गया है। अब यदि आप सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन को नहीं पढ़ते हैं तो उसके कितने घाटे आपको हो सकते हैं, कितना जिसे कह सकते हैं उसे भुगतना पड़ सकता है, उसे समझाता हूं। पहले समझ लीजिए, फिर अपने आप फील कर लेंगे कि नहीं सर जरा सी चीजें मुझे पढ़ लेनी चाहिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैक्सिमम पावर टू द गिवन नेटवर्क, एक वर्ड आ रहा है नेटवर्क, समझना है इससे। In order to deliver the maximum power to the given network of resistances, the value of R should be, ये आपका R है, ये R है, R है, ये R है, ये भी R है, ये 4R है, ये 6R है। मीन्स एक तो वर्ड नेटवर्क का मतलब होता है थोड़ा सा बिगर साइज सर्किट। मीन्स जहाँ पे आपके पास में नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ ब्रांचेस जब थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तो हम उस सर्किट को नेटवर्क कहना शुरू कर देते हैं। तो इट इज़ अ सर्किट बेसिकली, और उसे हमने कहा नेटवर्क। इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस। और क्या क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैक्सिमम पावर टू द गिवन नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस द वैल्यू ऑफ आर शुड बी, आपकी वैल्यू ऑफ आर कितनी होनी चाहिए। अब पहले सर्किट पे नजर डालते हैं यार एक बार। सो दिस इज द सेल एंड इस सेल का ईएमएफ कितना दे रखा है आपको, ई, और इस ई के साथ में आपके सामने लिख रखा है 4 ओम। पहले आपको समझना पड़ेगा, तो मैं यही समझा देता हूं डियर स्टूडेंट्स। आपके सेल के अंदर दो चीजें होती हैं, ठीक है। ये आप देखेंगे तो इसका टर्मिनल ए है सेल का, और ये टर्मिनल बी है। इंटरनल सब कुछ बंद होता है, कुछ दिखाई नहीं देता टर्मिनल्स के अलावा। और आप कह सकते हैं दैट फॉर एवरी काइंड ऑफ सेल there is going out to be as a EMF E and internal resistance of what? Internal resistance of R. क्या चीज है आपके पास में, EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो इस सेल का EMF तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, तो आप यहां लिखेंगे दैट इंटरनल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 4 ओम। डू यू एग्री विद दैट? ठीक है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है, ये सेल आपका कनेक्टेड है, ये कैपिटल आर की वैल्यू अननोन है, लेकिन आपको ये पता करना है कि ये सेल अल्टीमेटली करता क्या है, व्हाट इट डज, ठीक है ना। तो आपका सेल जो है इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सेल कुछ और नहीं है, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस नेटवर्क को। तो ये रेजिस्टेंसेस का जो नेटवर्क है इट इज द रिसीवर ऑफ पावर एंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये नेटवर्क रिसीव करता है, इट इज द एक्सेप्टर।
ये नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और इलेक्ट्रिकल पावर को एक्सेप्ट करता है। तो फिर डोनेट कौन करता है, सप्लाई कौन करता है? ये जो सेल है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करता है। तो इट इज सिंपली गोइंग आउट टू बी एज एक डायरेक्शन है आपकी कि ये सप्लायर है और ये रिसीवर है। और अब मुझे वो कंडीशन चाहिए कि भाई मेरे को इस समय इन ऑर्डर टू डिलीवर मुझे इस नेटवर्क को मैक्सिमम पावर डिलीवर करना है। कौन डिलीवर करेगा? सेल। इस रेजिस्टेंस नेटवर्क को मैं मैक्सिमम पावर डिलीवर करना चाहता हूं, मैं मींस कौन? सेल। तो मेरे इस कैपिटल आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ठीक है ना, ये रहा सॉल्यूशन। समझिएगा कंसेप्ट क्या है। तो एक कंसेप्ट है दैट इज नोन टू बी एज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैं समझा देता हूं आपको एक सेकंड में। आपने कहा सर ये मेरा एक सेल है जिसका ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और इसके ये दो टर्मिनल्स हैं, दीज आर गोइंग टू बी एज ए एंड बी। समझना डियर स्टूडेंट्स, कुछ चीज समझ नहीं आए तो मुझसे पूछिएगा, ठीक है ना। अभी तो हम व्हाट्सएप के जरिए ही पूछ सकते हैं, उसके अलावा तो कुछ और नहीं है। हालांकि अब कोटा में कोचिंग्स खुल गए हैं, हम भी ओपन हो चुके हैं, बट चूंकि आप दूर हैं अभी, ठीक है ना। तो ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस इस सेल का आर है, ईएमएफ आपका ई है, और ये सेल आपके एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर को, जिसे लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, व्हाट यू कॉल इट एज लोड, इट इज लोड, LOAD, लोड। एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, ये करंट फ्लो का डायरेक्शन है, और इस तरफ से इस तरफ इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसफर हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लोड को ट्रांसफर कर रहा है, और जब ये सेल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना चाहता है तो उसकी कंडीशन है, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। ये सेल इस लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब कर सकता है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आपके लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो। कंसेप्ट क्या कहता है? टू डिलीवर द मैक्सिमम पावर, आपके पास एक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, वो ये क्या, इसे प्रूव भी कर सकते हैं कि आप पावर ट्रांसफर मैक्सिमम चाहते हैं, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी इक्वल्स टू द लोड रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स शुड बी इक्वल्स टू लोड रेजिस्टेंस। सोर्स कौन है? सेल। उसका इंटरनल रेजिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए? लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत छोटी सी चीज है, मैंने आपको समझा दी है। अब हमें आगे चलना है, क्योंकि अभी हमारा जो खेल है वो यहाँ से शुरू होगा। अब स्टूडेंट देखता है यार रेजिस्टेंसेस का नेटवर्क है, इसे मैं रिड्यूस कर लूँ। अब आप रिड्यूस करोगे तो आपके पास में सीरीज कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, पैरेलल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। सीरीज पैरेलल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ बढ़े तो आपके पास व्हीट स्टोन ब्रिज पॉसिबल है। व्हीट स्टोन ब्रिज आपके लिए बैलेंस्ड भी हो सकता है, अनबैलेंस्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो समझना पड़ेगा उन सब चीज़ों को। आपको हो सकता है कि आपको किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करके सॉल्व करना पड़े, ये डायरेक्टली सॉल्व हो जाए, जो भी है, ठीक है। यूजुअली आपका सीरीज पैरेलल या व्हीट स्टोन ब्रिज से काम हो जाता है। सपोज ये सेल है, इसका इस टर्मिनल को मैं ए ले लूं, समझिएगा, और इसको बी ले लूं, तो सेल के जो टर्मिनल्स हैं वो तो क्या क्या हो गए आपके पास में? ए और बी। अब ये फर्म लाइन है तो ये टर्मिनल आपका ए हो गया, डेफिनेट बात है, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका इस जगह तक बी हो गया, ठीक है ना। इस टर्मिनल को मैं एक्स ले लेता हूँ, दिस इज एक्स, और इस टर्मिनल को वाई ले लेता हूँ, और फिगर को रीड्रॉ करता हूँ आपके सामने। ये भी है, कन्फर्म है, ठीक है। तो ये भी यहाँ तक है, यहाँ तक है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ये ए यहाँ तक है, ये यहाँ तक ए है, ये ए नहीं हो सकता, ये भी ए नहीं हो सकता। तो लेट इट इज एक्स, तो ये एक्स है, इट इज वाई, तो ये यहाँ तक वाई है, ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा। इधर से देखिएगा, ठीक है ना। दिस इज रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, एंड दिस इज 6R, एग्रीड। ये आपके सामने बना दिया मैंने, ये 6R है, और ये टर्मिनल कौन सा है आपके सामने? सो दिस इज टर्मिनल एक्स एंड दिस गोज आउट टू बी इज द टर्मिनल वाई। ये टर्मिनल एक्स है और ये टर्मिनल वाई है। इधर एक टर्मिनल ए मिलेगा आपको, ये एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, दिस इज कैपिटल आर, और यहाँ आपको एक टर्मिनल मिलता है, लेट आई कॉल इट एज ए, ये रहा। और फिर यहाँ आपको ये रेजिस्टेंसेस ये मिलता है,
दिस इज आर एंड दिस इज आर। इधर आप देखेंगे तो दिस इज आर एंड आर, ये रहा हमारे पास, ये आर, ये भी आर है ना, नो प्रॉब्लम, और ये बी है, और फिर ये यहां 4r है, एंड दिस इज बी, ये रहा। अब यदि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, देन दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनटीए अभ्यास है। पेपर आपका इसी के अकॉर्डिंग आना है, ये भी कंफर्म है, बिल्कुल ट्रथफुली कह रहा हूं। देखो लोग आपको कहेंगे मत करिए एंटी अभ्यास है, हमारी टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। अरे भैया पेपर पिछली बार भी एंटी अभ्यास ऐप में से आया था, इस बार भी पूरी तरह उसी पे बेस्ड होगा। तो आप एंटी अभ्यास ऐप को करिए, सॉल्व करिए, ठीक है ना। हालांकि उसकी प्रॉब्लम है कि वो लेटेस्ट पैटर्न पे नहीं है, बट स्टिल क्वेश्चन तो वही आने, क्वेश्चन तो वही आने। ये तो क्या होता है कि सबका स्वार्थ हो जाता है, सबकी बिक्री मारी जाती है, लॉस होता है, इसलिए उसकी बुराई करते हैं। मतलब बिल्कुल ठीक है, मैंने एकदम से सबको कह दिया कि यार यही है, स्वार्थवश कहते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब यदि कोई कहता है सर ये आर और आर सीरीज में है, मुझे पता नहीं पड़ रहा, बैठे रहो यार, आप लोग आगे निकल जाएंगे आपसे, लकीर पीटते रहो रिड्यूस सिलेबस की, ये देखते ये भूत खा जाएगा आपको, आपकी आत्मा को परमात्मा में लीन कर देगा ये, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि ये आपका, अब तो कह दोगे कि भाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम तो कोर्स में है, हमने सेल तो कोर्स में रखा हुआ है, हमने तो क्या हटाया था, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हटाया था, आपने पढ़ा नहीं, क्योंकि मतलब मैं नालायक कह रहा हूं आपको। अरे यार जरा सी चीज़ है, 10 मिनट की पढ़ी, आप उसको पढ़ना पड़ेगा आपको, है ना। तो अब मैंने ये कहा आपसे कि दिस आर एंड दिस आर इन सीरीज, और जब आर और आर सीरीज में होते हैं तो उन्हें रिप्लेस कर दीजिए, R1 + R2, यही फॉर्मूला है, एंड इट अपीयर्स टू बी एज, ये हो गया आपके पास में ट्वाइस ऑफ आर। और यहाँ पे ये आर और आर सीरीज में इनको भी रिप्लेस कर दीजिए, ये हो गया आपके पास में, दिस गोज आउट टू बी एज 2r हियर, है ना। और आपका ये जो सेल कनेक्टेड है, जिसका EMF E है, वो A और B के बीच में कनेक्टेड है, यहाँ लाके कनेक्ट कर देते हैं इसको, ये लीजिए, इट्स EMF इज E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इज स्मॉल r, ये लीजिए, और ये A और B के बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया आपके सामने, एंड ये लीजिए। अभी आप सर्किट को देखिए, ये टर्मिनल आपका B है, दिखाई दे रहा है सभी लोगों को, ये भी रहा, B here, A here, cell is connected between A and B। हाँ बस मैंने उसका इंटरनल रेजिस्टेंस शो कर दिया है, ये लीजिए, वो वहाँ लिखा हुआ था 4 ओम। अब आप मुझे कहोगे सर ये सर्किट तो व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन ब्रिज यहाँ लिख देते हैं। और मैंने आपको ये भी कहा है कि यूजुअली आपका जब भी क्वेश्चन आता है, अननेसेसरी मत करिए उल्टे सुल्टे काम यार। व्हीट स्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन जब भी आ रहा है व्हेन इट इज बैलेंस्ड, आप पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लीजिए, अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज पे क्वेश्चन नहीं आता है, ना तो नीट में आता है ना जेई में आता है। और आप कहेंगे सर दिस बाय दिस, लेफ्ट अप बाय डम, P/Q इक्वल्स टू R by S, तो ये हो गया R/2R, दैट इज 1/2 इज इक्वल्स टू राइट अप बाय डम, दिस बाय दिस is equals to this by this, 2R/4R 1/2, R/2R 1/2 मीन्स ये आपका ब्रिज बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड है तो आप ये जो ब्रांच कहलाती है आपकी, दिस इज नोन टू बी एज डिटेक्टिंग ब्रांच। गैल्वेनोमीटर लगा होता था इसमें, तो आप देखेंगे कि इस पूरी की पूरी 6R वाली ब्रांच से, इस डिटेक्टिंग ब्रांच से, जिसमें आप गैल्वेनोमीटर अप्लाई करते थे, और जो गैल्वेनोमीटर आपको डिफ्लेक्शन नहीं देता था। गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन कब नहीं देता था, जब हमारा ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होता था, तो इस पूरे के पूरे ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, इसलिए ये 6R रिमूवेबल है, ये यूजलेस है। यही करते हुए आए हैं हम, किसके लिए, फॉर द बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो मेरा सर्किट रिड्यूस होके ऐसा हो गया। अब इसमें आपके पास क्या क्या आ चुका, इसमें आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन आ चुका, पहला कंसेप्ट जो हटा दिया गया था। यदि आप उसे नहीं पढ़ेंगे तो डेफिनेट बात है कि आपको बहुत हानि होने वाली है, यू विल लूज द बैटल, यू विल लूज द बैटल। तो आज गांठ बांध लीजिए कि पढ़ना है, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको दूसरी चीज, व्हीट स्टोन ब्रिज, चलो वो तो कोर्स में था, ठीक है ना, पढ़ना था वो तो आपको। अब मुझे बताइए कि ये R और 2R का क्या हाल है।
तो भैया ये फिर सीरीज में है। और ये 2R और 4R का क्या हाल है, तो भैया ये 2R और 4R फिर से सीरीज में है। ये R और 2R सीरीज में है, ये 2R और 4R सीरीज में है। तो R और 2R सीरीज में है, इनको हटा के यू जस्ट रिप्लेस इट बाय व्हाट, R एंड 2R इन सीरीज, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय 3R। ये लीजिए, इट इज 3R, सीरीज में है, ठीक है। अच्छा, ये 2R और 4R भी सीरीज में है, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय R1 प्लस R2, that is 2R plus 4R, and it goes out to be as what? It goes out to be as 6R. 2R and 4R क्या हो गया, तो it goes out to be as 6R here। ये लीजिए। अब आप कहोगे कि सर ये 6R और कहाँ कनेक्टेड है, A और B के बीच में, ये रहा। और ये 3R कहाँ कनेक्टेड है, A और B के बीच में। 3R and 6R are in parallel। मत पढ़िए पैरेलल कॉम्बिनेशन को, अब तो पढ़ोगे तुम, समझदार हो गए। तो 3R and 6R in parallel, तो R इक्वलेंट कितना आ जाएगा, यहाँ निकाल देते हैं। R इक्वलेंट विल बी, तो when two resistances are in parallel, वैसे तो आपको पता है कि ये 2R आएगा यार, डायरेक्टली मालूम होना चाहिए। जो लोग तसल्ली से पढ़ रहे हैं, जिन्हें प्रोफेशनलिज्म का आइडिया है, वो तो जानते हैं कि 3 and 6 in parallel इट विल बी 2। पर मैं कर देता हूं, द फॉर्मूला इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, है ना। और R1 कितना, 3R 6R, तो आप कहोगे सर ऊपर आ जाएगा आपका 3R इंटू 6R, 3R इंटू 6R डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा, सम करोगे तो 3R प्लस 6R इट इज 9R। एक R कैंसिल, 6 18/9, तो ये 2R हो जाएगा, है ना। R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और आपको पता है 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6 इट विल बी 2। तो वैसे भी आपको यहाँ बहुत फास्ट होना चाहिए। तो आप मुझे कहेंगे सर पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी यूज हो गया, तो एक ही क्वेश्चन में सीरीज भी आ गया, एक ही क्वेश्चन में पैरेलल भी आ गया, एक ही क्वेश्चन में आपका बैलेंस बीट स्टोन ब्रिज भी आ गया, और यहाँ से यहाँ तक ये रेजिस्टेंस कितना है, 2R है, ये रहा 2R, ठीक है। तो मैं यहां से आपका काम कर देता हूं कि इन सब को हटा के हमने ये 2R कर दिया। ये लीजिए। अब मुझे बताइए कि आपके पास में सोर्स कौन है और लोड कौन है। ये लीजिए, हो गया आपका काम। ये कंडीशन कहीं पे भी देखें एक ही बात है, ये 2R है, दिस इज 2R, सो दिस इज सोर्स, ये रहा, दिस इज सोर्स, है ना, and this is load, and this is load। अब आप कहेंगे कि सर कंसेप्ट आना चाहिए, इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैक्सिमम पावर। और टू मैक्सिमम पावर के लिए क्या जरूरी है, मैक्सिमम पावर के लिए ये मैक्सिमम पावर लिखा, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस की इक्वल होना चाहिए। सोर्स रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल्स टू लोड रेजिस्टेंस। तो स्मॉल आर आपका किसके इक्वल होना चाहिए, स्मॉल आर शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर, ठीक है। स्मॉल आर शुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर, तो मैक्सिमम पावर डिलीवर हो जाएगा। स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू, ये सोर्स और ये लोड, ये हो गया लोड, है ना। स्मॉल आर विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर। जल्दी बता दीजिए स्मॉल आर कितना है, 4 ओम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर, सो कैपिटल आर इज इक्वल्स टू 2 ओम। दिस विल बी योर आंसर। 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास में, 2 ओम, 0.5 ओम, 3 ओम, वॉट एवर इट बी, जिनसे अफेक्टेड होना नहीं है, क्योंकि वो बहुत आसान सा काम है, ठीक है। अब वापस से सर्किट देखिएगा, दीज टू आर इन सीरीज, these two are in series, it is R upon 2R, it is 2R upon 4R, it is a balanced beat stone bridge। 6R को रिमूव कर दिया, ऊपर हो जाएगा आपके पास में ये तीनों के तीनों सीरीज में, ये तीनों सीरीज में, ऊपर आएगा आपका 3R, नीचे आएगा 6R, 3R एंड 6R इन पैरेलल, उनका इक्विवेलेंट आएगा 2R। तो आपके पास लोड हो गया 2R और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए दोनों को इक्वल कर दीजिए, तो स्मॉल आर कितना था 4, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 2R, 2R इज इक्वल्स टू कैपिटल 4 एंड R इज इक्वल्स टू 2 ओम। ये आपका आंसर है। नाउ यू टेल मी, अब बात कीजिए मेरी आंखों में आंखें डाल के, बेवकूफ मत बनिए, डोंट बिहेव लाइक अ फूल। इट इज द सब्जेक्ट
और सब्जेक्ट के रियलिटी को सिर्फ सब्जेक्ट एक्सपर्ट जानते हैं, वो भी जो कहीं से अपना कोई स्वार्थ नहीं रखते कि बेवकूफ बना के कहीं किसी को फंसा के पैसा ऐंठ लिया जाए। पढ़ना पड़ेगा आपको, इट इज नेसेसिटी, और नहीं पढ़े तो फिर आप रिपीटर बनोगे। यही आप जो है ना, जिसे कहते हैं पाली पाली खेलते रहोगे, द घोस्ट ऑफ रिड्यूस सिलेबस। सर कितना रिड्यूस हो गया है, सर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या नहीं होगा, और लोग आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हो। बी बोल्ड। सर either I want to study about Wheatstone bridge or I want to study about maximum power transfer theorem. I need the concept of series and parallel combination. तो भले CBSE वाले यार भाड़ में जाए, वो उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब इस चीज़ से कि मेरा सिलेक्शन होना चाहिए जेईई में, या मेरा सिलेक्शन होना चाहिए किसमें, नीट में। आइदर आई एम द इंजीनियरिंग एस्पायरेंट और मेडिकल एस्पायरेंट, आई नीड व्हाट कि मैं मेरे जो ट्रथफुल एफर्ट है उनका रिजल्ट मुझे मिल जाए। मैं रिजल्ट के बारे में बॉदर्ड नहीं हूँ, लेकिन मेरे एफर्ट ट्रथफुल होने चाहिए। और ट्रथफुल एफर्ट के लिए नेसेसरी है, ट्रथफुल एफर्ट के लिए नेसेसरी है कि आपको पता हो दैट व्हाट्स द ट्रथ इज। तो डायरेक्टली भले हो सकता है कि आप बोर्ड प्रिपरेशन के दौरान उन्हें छोड़ दें। क्यों? क्योंकि उन पे बोर्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आ रहा, लेकिन वो पढ़ना जरूरी है आपके लिए। क्यों? क्योंकि उसके बिना आप अपने इंजीनियरिंग एंट्रेंस का और मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। शानदार क्वेश्चन था। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लोगों के समझ नहीं आती है, बच्चे समझना भी नहीं चाहते हैं, ऊपर ऊपर से सुपरफिशियल काम करते रहते हैं, कोटा आके बेंचे बजाते रहते हैं। आप बेंचे मत बजाइए, आप पढ़िए। समझ आ गया? बस पढ़ते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।